करवा कर दिया है। तो ये सभी जानकारी सभी तक पहुँचे, ये मुख्य उद्देश्य है। अभी सबसे पहले ऐसे जो संस्था के संस्थापक है सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी आठावले जी, तो उन्होंने जो ये संस्था की स्थापना की वो कैसे इस ओर आए उनके विषय में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि गुरुदेव जी ऐसे मानसोपचार के विशेषज्ञ रहे हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट रहते हैं ना, वो डॉक्टर रहे हैं और बहुत वर्ष वो इंग्लैंड में भी थे और उस विषय में जो उन्होंने पढ़ाई की वो सब उसके विषय में वो बहुत बड़े ऐसे डॉक्टर रहे, यानी मास्टर जैसे बोलते हैं ना वैसे। तो उनके जो विषय उन्होंने अध्ययन किया वो लोग उनसे समझ कर लेते थे, मगर जब वो मुंबई आए और उन्होंने प्रैक्टिस की, रोगियों को ठीक किया, तो उन्होंने देखा कि जो रोगी आते हैं उसमें 70% रोगी तो उपचार से ठीक होते थे, कुछ रोगी ठीक नहीं भी हुए। तो उन रोगियों को बाद में मिले, उनसे पूछा कैसे आप किस प्रकार ठीक हुए, उनके मन में जिज्ञासा थी। तो उन रोगियों ने बताया कि हम कुछ संतों को मिले, कुछ तीर्थ स्थान पर गए, कुछ विधियाँ की, तो उससे हमें फ़ायदा हुआ। तो जिज्ञासु वृत्ति होने के बाद उनके मन में ऐसे आया कि ये जो विज्ञान है इसकी मर्यादा है, तो इससे भी बड़ा तो कुछ शास्त्र है। तो वो शास्त्र क्या है? अध्यात्म शास्त्र। तो उसके विषय में उन्होंने बहुत ऐसे संतों को मिले, तीव्र साधना की और फिर 1990 में ये सनातन संस्था की स्थापना हुई। ऐसे ये गुरुदेव जी की जानकारी और संस्था का कार्य है। अभी हमारे जो आगे का विषय है ऐसे, तो हमारे जो साधक है वो आगे की जानकारी आपको देंगे। सभी को नमस्कार। मेरा नाम गुलशन किंगर है और मैं फरीदाबाद में ही रहता हूँ। पिछले 22 वर्षों से सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर रहा हूँ और साथ ही साथ समाज में जाकर इन विषयों के ऊपर प्रवचन लेना या विषय को संबोधित करना, इस तरीके का कार्य भी समाज में लगातार चलता है। मैं एक MNC कंपनी में अकाउंटेंट हूँ और जो भी समय मिलता है इस कार्य में देता हूँ। तो आज का जो विषय है, जैसा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू लिव ए स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरु के चरणों में वंदन कर आज का यह विषय आरंभ करता हूँ। तो जैसा कि नाम ही है स्ट्रेस, तनाव, साधारणतः सभी के जीवन में ये तनाव कम या ज़्यादा मात्रा में होता ही है। लेकिन हमने देखा है कि हमारे घर में लकड़ी का जो सामान होता है, लकड़ी के अलमीरा हो या कोई फर्नीचर हो, कभी दीमक देखा है? दीमक, उसमें दीमक लगता है तो वो क्या काम करता है? वो अंदर से खोखला करता है। तो तनाव का काम भी बस इतना ही है। आपके जीवन में दीमक की तरह धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर। तो आज के समय में हम अपने पास सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल। आदमी भूख प्यास को भी भूल जाता है एक बार। मोबाइल के कुछ फायदे हैं तो पीछे कुछ नुकसान भी हैं। अगर बच्चों के पास है और वो बहुत एक लिमिट टाइम के बाद उससे ज़्यादा देखते हैं तो वो हमारे जीवन में तनाव पैदा करते हैं कि अगर इतनी देर तक रहेंगे, देखता रहेगा तो उसकी आँखों में, मन में और पता नहीं उसमें वो क्या देख रहा है और उसके कारण हमारे जीवन में तनाव पैदा करे। तो एक फ़ायदा तो है ही कि मोबाइल से किसी से हमें कांटेक्ट करना आसान है, लेकिन साथ साथ उसका दूसरा पक्ष देखें तो अपने समय का सदुपयोग ना करते हुए दुरुपयोग ज़्यादा करने लगे। वही जब बच्चे देखेंगे तो हमारे जीवन में वो तनाव पैदा करता है। तो देखें कि जब ये मोबाइल जो है आधुनिक विज्ञान के हिसाब से बहुत वरदान चीज़ है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखें तो वो
एक शाप की तरह काम कर रहा है। तो एक ही चीज के दो पहलू हो सकते हैं। तो एक तो दीमक की तरह काम कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, एक वरदान तो है ही, लेकिन दूसरा इसको अभिशाप भी कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। अभी तनाव को अगर साधारण भाषा में समझे तो तनाव होता क्या है, तो इसके कारण मनः स्थिति, मन की स्थिति और परिस्थिति और मन की स्थिति, इन दोनों के बीच में जब सामंजस्य नहीं रहता तो उसको क्या कहते हैं हम, तनाव। परिस्थिति और मन स्थिति के बीच के में जब सामंजस्य नहीं रहता तो उसको क्या कहते हैं हम, तनाव कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और तीसरा पक्ष है जिसकी तरफ हम नजरअंदाज करते हैं, वो है आध्यात्मिक पक्ष। परिस्थिति शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, लेकिन तीसरा जो पक्ष है आध्यात्मिक, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो तीसरे के बारे में क्या कहते हैं कि परिस्थिति मन स्थिति के बीच में सामंजस्य ना होना, ये तो तनाव का कारण हो सकता है, लेकिन साथ साथ ईश्वर के प्रति विश्वास ना होना, ये भी एक तनाव का कारण हो सकता है, क्योंकि हमने उसके आध्यात्मिक पहलुओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक बुक है इन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना, उसमें एक लेखक हैं, एक रिसर्चर हैं, हेंस मेरी। उन्होंने क्या लिखा है कि उन्होंने भी भारतीयता को देखते हुए उन्होंने भी यही लाइनें लिखी, उसमें से केवल अध्यात्म को हटा दिया, और उन्होंने भी यही लिखा कि जब परिस्थिति और मन स्थिति के बीच में सामंजस्य नहीं रहता तो उसको हम तनाव का रूप दे देते हैं। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय तनाव की पराकाष्ठा, तनाव की स्थिति इतनी ज़्यादा पैदा हो गई कि उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया गया, और तभी से तनाव शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले क्या तनाव नहीं रहता होगा? साधारण सी बात है कि होता ही है, लेकिन किसी रिसर्चर ने इसके बारे में जब जानकारी दे दी तब से हमारे जीवन में ये ज़्यादा समझ में आने लगा कि तनाव भी कोई चीज़ होती है। बाद में दो अमेरिका के ही डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, जिन्होंने अनुसंधान किया, जिनका नाम है थॉमस एच हॉल्म्स और दूसरा डॉक्टर रिचर्ड राडे। ये दो नाम बहुत ही प्रमुख हैं। तनाव से संबंधित कोई भी जानकारी अगर पढ़नी हो तो इन दो डॉक्टर्स को ज़्यादा पढ़ा जाता है। इन दोनों ने क्या लिखा कि केवल परिस्थिति और मन स्थिति ही नहीं है, व्यक्ति के जीवन में अपने स्वभाव दोष, विसंगतियां भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है अपने स्वभाव दोषों के लिए, अपने तनाव के लिए। तो तीसरा शब्द क्या आया? विसंगतियां। विसंगतियां का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जीवन में हम अपने स्वभाव दोष हैं, हमारे स्वभाव दोष कहते क्या क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये क्या है? हमारे स्वभाव दोष हैं। यही विसंगतियां हमारे जीवन की हैं। लेकिन इसके साथ दो चीजें और ऐड करता हूं, वो है अहम। अहम एक शब्द है ईगो। जब हमारे जीवन में ईगो रहता है तो भी हमारे जीवन में तनाव बढ़ जाता है। पति पत्नी के बीच में बोलचाल का बंद हो जाना किसी तनाव के कारण हो सकता है। बच्चों के प्रति किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो देखें, मन स्थिति और परिस्थिति तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अपने स्वभाव दोष, ईश्वर के प्रति अविश्वास, ये और भी महत्वपूर्ण कारण है। अगर हमारे जीवन में अहम कम होगा तो हम ज़्यादा सरल और सहज हो जाएंगे और हम तनाव से धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। लेकिन अहम को दूर करना इतना आसान काम तो नहीं। कोई आसान काम है क्या?
उसने मुझे गाली दी, आते मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, अब मैं दूसरी बार उससे कभी बात नहीं करूंगा जीवन में। किन परिस्थितियों में ये घटना घटी, उसके बाद हम उनसे फिर से कभी बात नहीं करते। एक तो ईगो रहता ही है कहीं ना कहीं, और ईगो कई कारण के भी होते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं, बड़े भी। तो कुल मिला के बात है कि मना स्थिति परिस्थिति के बीच सामंजस्य ना होना, दूसरा अपने जीवन की विसंगतियों के कारण तनाव हमारे जीवन में पैदा होना, ये भी महत्वपूर्ण कारण है। इसके लिए जो ये दो रिसर्चर हैं, डॉक्टर थॉमस एच हॉल्म्स एंड रिचर्ड राडे ने एक स्केल बनाया। दूध को नापने के लिए लीटर है, एक पैमाना है कि उसको हम नाप सकते हैं कि 1 लीटर दूध होता है 910 ml, किलो में 1000 ग्राम। वैसे ही उन्होंने तनाव को नापने के लिए भी स्केल बनाया। उस स्केल का को किस पैमाने पे नापा जाता है कि उसके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसके कारण वो कितने तनाव में है, उसको नापने की एक मशीन बनाई गई। साधारणतः हर एक के जीवन में करीब करीब 53 तरीके के तनाव पैदा हो जाते हैं। 53 जो उनका रिसर्च है उसके हिसाब से बता रहा। कितने तरीके के? 53। लेकिन जब किसी पति पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति पैदा हो जाती है तो उसमें जो तनाव पैदा होता है वो 63%, परसेंटेज की भाषा में तो समझे तो 63। लेकिन किसी परिजन की मृत्यु हो जाए या किसी दोस्त की मृत्यु हो जाए, रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाए, तो केवल 36% तक ही इसका नुकसान पहुंचता है हमारे जीवन में। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आदमी शांत हो जाता है। लेकिन आपको बताऊं इससे भी बड़ी बात कि जब किसी की नौकरी छूट जाती है और वो बेरोजगार हो जाता है तो उसके जीवन में जो तनाव की संख्या है वो जो पैदा होती है वो 56% है। कितनी है? 56। तो आप देखें कि अगर हम 50 से ऊपर जाते हैं तो मानते हैं कि कुछ ना घटना ज़्यादा से बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली है। तो जीवन में कुछ ना कुछ तनाव सभी के जीवन में होता ही है, कम या ज़्यादा मात्रा में। लेकिन नौकरी छूटने के कारण जो तनाव पैदा होता है वो कितना होता है? 56%। बेरोजगार होना। तो केवल हम अपने जीवन में एक चीज सुनते आए हैं, जिस घर में ना देखो वही घर सुखी नजर आता है। लेकिन जब उस घर में हम पहुंच जाते हैं और उनकी परेशानियों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार अपना भी दुख कम लगने लगता है। तो ऐसा हमारे जीवन में तनाव के कारण क्या है? तनाव के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, और भी अलग अलग पहलू हैं। हर एक के तनाव का कारण कुछ अलग हो सकता है। सभी के समान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक सिद्धांत है, जितने व्यक्ति उतनी प्रकृति। जितने व्यक्ति हैं उतनी ही प्रकृति है। प्रकृति का मतलब क्या यहाँ पे है? उसका स्वभाव, उसके सत्व रज और तम गुण। किसी में सत्व गुण ज्यादा होगा तो किसी में रजोगुण ज्यादा हो सकता है, किसी में तमोगुण ज्यादा हो सकता है। इसके कारण ही उसके जीवन में तनाव ज्यादा हो सकता है। तो हमारे जीवन में शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्टों के कारण जब तनाव पैदा होता है, कौन कौन से 3 कारण बताए मैंने? पहला शारीरिक, कौन सा कष्ट? शारीरिक। दूसरा मानसिक, और तीसरा, तो सभी के जीवन में ये इन्हीं 3 कष्टों के कारण ही तनाव पैदा होता है। शारीरिक कारण से हो, मानसिक कारण से हो, या फिर आध्यात्मिक कारण। तो शारीरिक कारण किस प्रकार के हो सकते हैं? किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो, उसके कारण तनाव।
जब चोट लगेगा हॉस्पिटल जाएंगे तो उसके कारण वहाँ पे पैसे भी देने पड़ेंगे, तो पैसे का तनाव आर्थिक कारण भी हो गया। उसको कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, या उसको कितनी ज़्यादा चोट लगी उसके कारण मानसिक कष्ट भी निर्माण हो सकता है। तो शारीरिक होगा, मानसिक भी होगा, लेकिन आध्यात्मिक कारण के बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते। आध्यात्मिक कारणों के बारे में किसी को पता है कि आध्यात्मिक कारणों से हमारे जीवन में तनाव पैदा होता है, ऐसा कुछ किसी को कोई जानकारी इस बारे में? तो आध्यात्मिक कारणों से भी हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट निर्माण हो सकते हैं। अभी हम शारीरिक और मानसिक कारण जो हमारे जीवन में होते हैं वो केवल और केवल 20% ही होते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक कारणों के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो ये कारण बहुत सारे बढ़ सकते हैं। तो वो क्यों होते हैं, अभी हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी कुछ चीज़ें स्लाइड पे भी हैं और साथ साथ हम यहाँ पे भी व्हाइट बोर्ड पे भी हम अभी देखते हैं। तो आगे का विषय मैं कार्तिक भैया को बोलता हूँ। ले सभी को प्रणाम। सच्चिदानंद परब्रह्म मेरे गुरुदेव डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन करता हूँ। और आप सभी को एक ओवरव्यू तो अभी मिला होगा कि हम किस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तनाव के बारे में चर्चा हो रही है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर विषय को आगे बढ़ने से पहले मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ तो आपको जानने में आसानी होगी। मेरा नाम कार्तिक है और मैं बेसिकली महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और पिछले 8 वर्षों से मैं दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में रहकर पूर्णकालीन रूप से अध्यात्म प्रसार का कार्य करता हूँ, लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ, उनको इस विषय में जानकारी देता हूँ। तो ये मेरा एक परिचय है। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मैंने लगभग 8 साल तक मैंने नौकरी की है आईटी सेक्टर में मुंबई में। लेकिन मुझे ऐसे ध्यान में आया कि मुझे ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ तो मुझे इसमें ज़्यादा आनंद मिलता है। वहाँ आईटी कंपनी में पैसे तो मिल रहे थे, 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता था दिन में, लेकिन पैसे भी मिलते थे, लेकिन आनंद नहीं था जीवन में। सुख मिलता था कुछ क्षणों के लिए, लेकिन आनंद नहीं था। लेकिन मैं जब ये कार्य करने लगा तो मुझे मेरे आनंद में ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मुझे अभी इस क्षेत्र में जाकर कार्य करना चाहिए। तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दिया और मैं यहाँ पर आकर मैं पूर्णकालीन ये कार्य कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक संक्षिप्त में परिचय है। तो तनाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे आप सभी को पूछना है यहाँ पर ऐसे कौन व्यक्ति है जिनको तनाव नहीं आता? हाथ ऊपर कर सकते हैं। बहुत अच्छा, एक जन तो है, एक तो है, बहुत अच्छा। और कोई है जिनको तनाव नहीं आता? लगभग 99% लोगों को तनाव आता है। एक एक्सेप्शन है हमारे बीच में, उनके प्रयास अच्छे चल रहे हैं, हम बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अभी की इस फास्ट लाइफस्टाइल में हर एक व्यक्ति को तनाव है कि नहीं? आप बताइए मुझे, है ना। आप बताइए किस विषय से तनाव आता है? ये ना हमारा डिस्कशन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, ऐसे नहीं है। मैं आपसे उम्र में भी छोटा हूँ और अनुभव में भी छोटा हूँ। मैं कोई यहाँ पर सर नहीं हूँ या कोई बड़ा कोई लेक्चरर नहीं हूँ जो आपको बता रहा हूँ। मैं आप जैसा ही हूँ, आपसे छोटा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। तो आप संवादात्मक रूप से मुझसे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आपको तनाव किस कारण से आता है? आप में से कोई बताना चाहेगा? खुले मन से बताइए, यह हमारा चर्चात्मक टॉपिक डिस्कशन हो रहा है। कौन बताएगा? तनाव किस कारण से आता है? टेंशन किस वजह से आती है? डेडलाइंस होते हैं, तो डेडलाइंस के कारण तनाव आता है, एक बता दिया। और कौन है? हाथ ऊपर कीजिए, मतलब हम उनके पास देखे ये करेंगे। और अगर पीछे वालों को यदि संभव है आप आगे आ सकते हैं तो आगे भी आइए। बहुत दूर हो गया ना ये, तो थोड़ा इस तरफ आगे आना है तो आगे भी आ सकते हैं। और किसी को तनाव किसके बारे में? किसी के अपने बजाय सुबह उठने का तनाव होता है। कितने लोगों को सुबह उठने का तनाव आता है? प्रामाणिकता से बताना है, हाँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, भगवान देख रहा है।
ठीक है, बराबर बताया। और कोई बता रहा है यहाँ से? फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण तनाव आता है। ऐसे यहाँ पर कितने हैं कि फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर तनाव आता है? कैरियर को लेकर सर, कैरियर ओरिएंटेड। हम यहाँ पर ना लिख रहे हैं, एक तो डेडलाइंस हो गई, सुबह उठने का तनाव हो गया, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई। सर ने यहाँ पर बताया है करियर को लेकर टेंशन रहती है, तनाव रहता है। ऐसे कितने लोगों को है यहाँ पर? बहुत सही बताया जी, बिल्कुल। मतलब यहाँ पर ना हमें जो कुछ हमारे मन में है वो हमें खुलेपन से बताना है, क्योंकि आप जब बीमार होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर सब सच सच बताते हैं या छुपाते हैं? क्यों बताते हैं? सही ट्रीटमेंट मिल सके, हमको दवाई मिल सके, और वो दवाई मिलने के बाद इलाज हो जाए और मैं फिट एंड फाइन हो जाऊं, यही रहता है ना। अगर अभी ये मन के बारे में चल रहा है, अगर हम खुले मन से या नहीं बता पाए तो उसका हमें ट्रीटमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा, बराबर। तो इसीलिए जितना आप ओपनली बताएंगे उतना आपको बेनिफिट हो सकता है। आप आगे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे आकर बैठिए, पीछे के जो बैठे हैं। दूसरा माइक आप में से कोई अगर बात करना चाहता है तो ये माइक भी है, ये माइक पर भी आप बात कर सकते हैं। जिसको बोलना है हाथ ऊपर कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी हम रखेंगे, क्योंकि जब तक आपके मन की शंकाओं का समाधान नहीं होगा ना, आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस दृष्टि से आपको ये संवाद और डिस्कशन हमें करना है, ठीक है। तो अभी ये जो बात हो रही है, ये तनाव कहाँ पर आता है? ऐसे कोई बता सकता है आप में से? माइंड में आता है। माइंड मतलब मन में आता है ना। तो अभी आप मुझे बता दीजिए मन कहाँ पर है, तो मैं उसके ऊपर आपको तुरंत दवाई दे देता हूँ और आप ठीक हो जाएंगे, बराबर ना। जैसे आप समझो आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बताएंगे, डॉक्टर उसका एक्सरे एमआरआई जो बोलेगा वो आप निकाल लेंगे। उसके बाद उसके जड़ तक वो जाएगा, उसको रिपोर्ट्स पता चलेगी इसमें कमी क्या है, पता चल जाएगा। वो उस पर दवाई लिख कर देगा, ऑइंटमेंट देगा, कुछ तो आपको ट्रीटमेंट दे देगा, और क्या होगा, आप वो लेने के बाद ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही सिंपल है। मुझे मन कहाँ है आप में से कोई बता दीजिए, हम उस पर आपको तुरंत दवाई दे देते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। हाथ ऊपर करना है, रैंडमली सही जवाब नहीं देना है। आप बताइए, माइक दीजिए उनको, माइक है ना, पास करेंगे माइक जी। अभी सही जवाब का विचार मत कीजिए, जो भी मन में है आप खुलेपन से बताइए। कहाँ पर है? पहाड़ों में है बता रहे दीदी, लेकिन तनाव तो आपको आ रहा है, फिर वो तो पहाड़ पे कैसे है? नमस्कार। और कोई बताना चाहेगा मन कहाँ पर है? सोच में है। सोच में है, कितने लोगों को लगता है? बिल्कुल सही है। और किसी को बताना है? हाँ बताइए आप। ये पास दीजिए, आप दे दीजिए, वो पास करेंगे वहां पर। मतलब एक्सपेक्टेशंस पूर्ण नहीं होते हैं तो आता है। लेकिन मैं आपको तनाव आ रहा है ना, मैं पूछ रहा हूँ आपके शरीर में कहाँ है मन? बिल्कुल, उनको उनका कहना है एक्सपेक्टेशन। तो मैं एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, मन जो है ना, ये मन फिजिकल एंटिटी नहीं है, बराबर है? फिजिकल नहीं है, शरीर में नहीं है। जैसे ये दिमाग है, आंखें, कान, पेट, पैर, हाथ, वैसे मन ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे फिजिकल नहीं है। ये तो एक्सेप्ट करते हैं सभी, फिजिकली नहीं है लेकिन है, मतलब वो लॉजिकल है, बराबर? लॉजिकल वो है, वो कहाँ पर है वो हमें पता चलना चाहिए।
तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है ये हम स्पिरिचुअल लेवल पर भी ले रहे हैं। अभी तक हमें जो गाइडेंस मिल रहा था वो साइकोलॉजिकल लेवल पे मिलता था। साइकोलॉजिकल लेवल पे हम केवल 10% तक ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि वो 90% आपके डीप मन के अंदर जाकर वो सब रिकवरी कर सकता है, बता सकता है। तो इसलिए मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। उसके लिए अध्यात्म का अध्ययन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। ये जब आप करेंगे तो आपको वो ध्यान में आ जाएगा। तो मन जो होता है ना, वो मन हमारा जो शरीर है, इस शरीर के 2 से 3 फुट दायरे में होता है। ध्यान में आया? और मतलब मेरा शरीर के 2 से 3 फुट दायरे में मेरा मन होता है। सूक्ष्म होता है, जो खुली आंख को नहीं दिखता परंतु है। अब हमारे मन के अंदर विचार कहाँ से आते हैं? थॉट्स आते हैं, आपने ही बताया ना, कहाँ से आते हैं? हाँ, हम देखते हैं, सुनते हैं, कुछ अनुभव करते हैं। पंच मतलब हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, जैसे देखना है, सुनना है। मतलब आप उदाहरण के लिए यहाँ से स्कूल से आप अभी निकल कर जा रहे हैं घर की ओर, और वहाँ पर कहीं पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, आपने कोई गाना सुन लिया, कोई गाना सुन लिया आपने, आपके मन में विचार आना शुरू होता है, अरे ये मेरे बचपन का गाना है, ये मैं उस समय में हम इस पर ये करते थे, कितने सालों बाद मैंने सुना, सुनकर बहुत अच्छा लगा, विचार आना शुरू हो गया। कुछ आपने देख लिया। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आप चलते चलते सामने से कोई बंदा आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, आपने उसको देख लिया और आपको ऐसे लगता है कहीं तो देखा है इसको, याद नहीं आ रहा है। होता है ना ऐसे? मतलब अपने मन के अंदर वो विचार सब होते हैं, लेकिन हमें वो ध्यान में नहीं आता है। तो ये अंतर मन की बात मैं बता रहा हूँ। तो अपना मन जो होता है वो अपने 2 से 3 फुट दायरे में होता है। उसका एक डायग्राम हम आपको बताते हैं, मतलब एक्सप्लेन करना है। अब मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ, तो आप जरा समझ के लीजिए। ये हमारा मन है, जैसे हमारे 2 से 3 मीटर दायरे में है, उसमें का ये जो पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, बाह्य मन। सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बताइए। आप बताओ। सब कॉन्शियस, बराबर, ठीक है। तो ये जो होता है इसको केवल 10%, 10% हम बोल सकते हैं, और ये जो होता है ये होता है 90% अंतर्मन। ये बाह्य मन है, ये अंतर्मन है। हमें जो थॉट्स आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमारे अंदर वो जाते हैं, और यहाँ से फिर से दूसरा थॉट बाहर आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, आपने किसी व्यक्ति को देखा, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, ये आपका नीचे का जो पार्ट है ये 90% अंतर्मन है, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये बाह्य मन है। तो जो विचार आते हैं ना, आप जब देखने के बाद वो रिकलेक्ट होना शुरू होता है, धीरे धीरे याद आता है, और वो विचार ऐसे धीरे धीरे ऊपर आते हैं। दिख रहा है? नीचे से, मतलब ये गोडाउन है हमारा नीचे का, ये जो पार्ट है ना, ये गोडाउन है। इसमें बहुत सारे अनंत जन्मों के संस्कार, वृत्ति यहाँ पर रहती है। तो उसमें से वो थॉट्स ऊपर आते हैं और हमें रिकलेक्ट होता है। तो मेन जो पार्ट है तो वो ये है, ये अंतर्मन है ना, ये विचारों का गोडाउन है। इसमें अलग अलग केंद्र होते हैं, संस्कार होते हैं। ये मन का आर्किटेक्चर समझ के ले रहे हैं। एक बार ये समझ में आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसमें अलग अलग प्रकार के केंद्र होते हैं। ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए, पहले वाला बताइए भैया।
पहले वाला बताइए इसका, कीबोर्ड से कीजिए। नेक्स्ट, ये देखिए बाह्य मन जो है ऊपर वाला 10% है और अंतर मन जो है वो 90% है। और इसमें अलग अलग केंद्र होते हैं। आपको दिख रहा है पहला लिखा हुआ है वासना केंद्र, मतलब डिजायर्स, खाने की वासना होती है, अलग अलग चीज़ों की वासना होती है, इच्छाएं पूर्ण होने के लिए वो एक केंद्र होता है, उसको कहते हैं वासना केंद्र। फिर दूसरा कौन सा है, आप देखिए स्वभाव केंद्र। हर एक का स्वभाव होता है, कोई एकदम सब में मिलजुल कर सम्मिलित होता है, मजाकिया स्वभाव होता है हम बोलते हैं, किसी का झूठ बोलने का स्वभाव होता है हम बोलते हैं ना, किसी की कोई क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो सब स्वभाव केंद्र में उसकी सब जो जानकारी है, विचार, वो उसमें छुपे हुए होते हैं, वहाँ पर होते हैं। अगला है विशेषता। किसी को पेंटिंग बहुत अच्छे से होती है, कोई आता है वो सिंगिंग बढ़िया कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट रहता है, कोई एकदम होशियार बंदा रहता है, तो उसकी जो क्वालिटीज़ है तो वो क्वालिटीज़ का एक केंद्र होता है, विशेषता केंद्र। फिर चौथा है कि रुचि और अरुचि केंद्र, मतलब पसंद नापसंद, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, वो पसंद नहीं, ये सब कहाँ पर कौन डिसाइड करता है, तो इस केंद्र में वो संस्कार होते हैं, उसमें ये सब बातें रहती है। और लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है लेन देन केंद्र। लेन देन मतलब गिव एंड टेक, हमारा किसके साथ कुछ तो लेन देन है पिछले जन्मों का, इसलिए हम अभी यहाँ पर एकत्रित आए हैं। पति पत्नी में सबसे ज़्यादा गिव एंड टेक होते हैं, लेन देन होता है, इसलिए इस जन्म में वो दोनों एकत्रित आए हैं, तो लेन देन पूर्ण करने के लिए। तो जहाँ पर हम हमारी विवाह होता है या जहाँ पर हम ऑफिस में, कॉलेज, स्कूल में एकत्रित आते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हम जिनसे जिनसे मिलते हैं, उनके साथ हमारा कुछ तो पहले जन्मों के कुछ तो लेन देन है, वो पूर्ण करने के लिए हम उनके साथ एक साथ आते हैं। तो ये आध्यात्मिक स्तर पर है, तो ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। तो ऐसे अलग अलग केंद्र होते हैं, तो इसमें हमारे बहुत सारे दोष भी होते हैं। ऐसे मतलब एक होता है आलस्य, आलस होता है ना, तो ये पर्सनालिटी डिफेक्ट्स है सारे, इसको बोलते हैं आलस।